नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि भारत के जो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे वो एक काफी ज्यादा विजनरी लीडर थे। इन्होंने अपनी एक स्पीच में मेंशन किया था कि आने वाले जो फ्यूचर वॉर्स होने वाले हैं वहां पर हमें जो लड़ने के तरीके हैं उसमें काफी बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। इसी के चलते इन्होंने एक बड़ा प्लान इंडिया का पेश किया था कि वी आर गोइंग टू रेज द न्यू रॉकेट फोर्स फॉर द मिसाइल्स। नाउ हालांकि इन्होंने इस स्पीच में इस रॉकेट फोर्स के स्ट्रक्चर की बातचीत नहीं करी, लेकिन इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कि क्यों वो 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से हम ये वाला फैसला ले रहे हैं कि इंडिया भी एक रॉकेट फोर्स को बनाने वाला है। वही 3-4 कारणों की चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी स्पीच में कहा था दैट इंडिया इज लुकिंग एट क्रिएटिंग अ रॉकेट फोर्स एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू स्टेप अप दी ऑन एनहांसिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इन्होंने ये भी कहा था कि एल्यूडिंग टू हॉस्टाइल मूव्स, कि आज के टाइम पे जो इंडिया के नॉर्दर्न नेबर्स हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल मूव्स ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा वेदर इट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एग्रेशन और थ्रू योर टेक्नोलॉजी, हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। ना इन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करी, बट इन्होंने काफी सारे कारण बताए कि क्यों हम लोग ये वाला कदम लेने वाले हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड दोस रीजंस, पहले समझ लेते हैं कि रॉकेट फोर्स क्या होती है। नॉर्मली जब भी आप किसी युद्ध के बारे में या किसी जंग के बारे में सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि सोल्जर्स होंगे, टैंक्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे जो कि लड़ाई में एंगेज करेंगे, जो कि कॉम्बैट में एंगेज करेंगे। उसके बाद आपके दिमाग में फोटोज, पिक्चर्स आती हैं कि बहुत ज्यादा बैटल्स हो रही होंगी जिसमें कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज का बहुत नुकसान होगा और साथ में काफी सारे लोगों की जान भी जाएगी। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। इस अप्रोच में अब लड़ाइयां नहीं लड़ी जा रही हैं। फ्यूचर वॉर्स इस तरीके से सोची जा रही हैं कि आगे जाकर जो फैसले होंगे बहुत जल्दी लिए जाएंगे, एंड साथ ही में इसमें जो आपके वेपन्स होंगे ये कोई यहां पर आपके टैंक्स या गन्स नहीं होंगी, इसमें सीधा सीधा मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मिसाइल्स आपकी लॉन्ग रेंज हो सकती हैं, लीथल हो सकती हैं, और ये सारी की सारी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द फ्यूचर वॉर्स। मोर इंटरेस्टिंगली, अगर हम देखते हैं अभी तक मिसाइल्स को हम लोग इसलिए बना रहे थे, दुनिया में कोई भी देश था इंक्लूडिंग इंडिया, मिसाइल्स की जो डेवलपमेंट थी वो इसलिए हो रही थी बिकॉज हम लोग एक मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस बनाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एनिमी ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो इंडिया जवाबी हमला दे सके। इसको कहा जाता है मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। लेकिन जो आने वाले युद्ध हैं, जो आने वाली वॉर्स हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा, बल्कि मिसाइल से पहले अटैक किया जाएगा और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि अब क्या किया जाए। सो अब जो मिसाइल्स की अब तक वैल्यू थी दैट वाज मेयरली फॉर डेटरेंस फैक्टर, लेकिन अब जो है वो सीधा सीधा एनिमी को डराने के लिए इस्तेमाल करवाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कई सारे आर्टिकल्स इसमें सामने आए हैं। फ्यूचर वॉर्स विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एंड साइबर वेपन्स। ये भी आप देख सकते हैं कि मिसाइल और स्पेस जो है ये फ्यूचर ऑफ वॉर होने वाला है। मिसाइल्स विल बी की इन एनी फ्यूचर वॉर विद चाइना एंड रशिया, ये वाला स्टेटमेंट भी दिया गया था यूएसए के द्वारा। सो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि आगे जाके मिसाइल्स की जो डेवलपमेंट है ये क्रूशियल होगी इन डिसाइडिंग कि कौन सा यहां पे देश है जो कि जीतने वाला है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जो कि पेश किया था ब्रिगेडियर बिमल मोंगा ने अपने एक जर्नल में। इन्होंने कहा था द फ्यूचर बैटलफील्ड इज लाइकली टू बी लार्जली कॉन्टैक्टलेस, जहां पर वॉरफेयर अनमैन्ड होगा, स्टैंड ऑफ वेपन्स होंगे, साइबर और क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस लिए जाएंगे। हु विल टेक प्रेसिडेंस ओवर टैंक वर्सेस टैंक एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी कि लोग अब जाके सीधा हैंड टू हैंड नहीं लड़ेंगे, टैंक वर्सेस टैंक नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो वॉरफेयर है वो कंप्लीटली कॉन्टैक्टलेस होने वाला है। इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के जो मेजर कंट्रीज हैं दे आर क्रिएटिंग द एसेट्स टू कंसोलिडेट द स्पेस एसेट्स, गैल्वनाइज कैपेबिलिटीज इन द स्पेस डोमेन, और वो अपनी हाइब्रिड वॉरफेयर की क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसी के चलते इट बिकम्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस कि इक्वली इंपॉर्टेंट फोकस जो है वो दिया जा रहा है ऑन बूस्टिंग द मिसाइल इन्वेंट्रीज एंड रीडिफाइनिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी। तो अभी दो बड़ी चीजें कि पहली चीज तो आप अपनी मिसाइल इन्वेंट्रीज को बढ़ाएंगे, और दूसरी चीज मिसाइल को कब यूज करना है ये भी आप बदलने वाले हैं अपनी आने वाली रॉकेट फोर्स के अंदर। अगर आप देखें आज की डेट में इंटरेस्टिंगली चाइना, यूएसए और रशिया को भी पीछे छोड़ चुका है, बिकॉज चाइना ने इतनी बड़ी रॉकेट फोर्स को बना लिया है जितना कि आज की जो दो बड़ी सुपर पावर्स है यूएस और रशिया है उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट चाइना की जो रॉकेट फोर्स है उसका इन्होंने नाम दिया है पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स, जिसका नाम है PLARF। ये आप देख सकते हैं। इसको वैसे तो इसकी स्थापना बहुत पहले करी गई थी, लेकिन इसको
एक फॉर्मल मिलिट्री ब्रांच से मिलिट्री सर्विस का ओहदा दिया गया था। 2015 की बात है। और आज चाइना की मिलिट्री में कुल मिला के 3 नहीं बल्कि 4 सर्विसेज देखने को मिलती हैं। पहली आपकी आर्मी है, दूसरी आपकी एयरफोर्स है, तीसरी आपकी नेवी है और चौथी आपकी ये वाली सर्विस जिसका नाम है PLARF। सो द फर्स्ट रीजन डेफिनेटली कि फ्यूचर वॉर्स जो है वो मिसाइलों पे होने वाली हैं, ये है। दूसरा कारण ये है कि बिकॉज हमारा जो नेबर है, बिकॉज हमारा जो पड़ोसी देश है वो एक डेडिकेटेड सर्विस बना के बैठा हुआ है फॉर द रॉकेट फोर्स। सो इंडिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम भी ऐसा कुछ यहां पर डेफिनेटली करें। PLA की जो ARF फोर्स है, इट इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग बोथ द लैंड बेस्ड कन्वेंशनल एंड द न्यूक्लियर मिसाइल्स इन द चाइनाज आर्सेनल। और ये चीज को इन्होंने काफी लंबे टाइम से बढ़ावा दिया है, जिसके चलते आज PLARF के पास जो इन्वेंट्री है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि नॉर्मल क्रूज मिसाइल से अलग हैं। क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल काफी दूर तक जा सकती है, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल जो है प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है। इट कैन ट्रैवल लार्जर डिस्टेंसेज एंड इट कैन कैरी द बिगर पेलोड्स। अब इनकी जो PLARF है, इनके पास कुल मिला के 2 मेजर टाइप की वॉर फाइटिंग कैंपेन्स हैं। एक तो न्यूक्लियर अटैक काउंटर अटैक कैंपेन की, अगर इनके ऊपर अटैक होता है तो इनको जवाबी हमला करना है। और एक आपका कन्वेंशनल मिसाइल स्ट्राइक कैंपेन है, जिससे कि 2 चीज करते हैं। डेटरेंस तो इंश्योर करते ही करते हैं, लेकिन साथ में प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। यानी कि अगर सामने वाले ने अटैक नहीं भी किया है लेकिन सामने वाले को ध्वस्त करना है पहले ही, तो हम पहले ही कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं यूजिंग दी मिसाइल्स फोर्स। नाउ इसका सीधा सीधा डेंजर इंडिया को आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया कैपिटल जो न्यू दिल्ली है वो केवल 400 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम तिब्बत, और इंडिया के जो सारे बॉर्डर्स हैं वो बीजिंग से मात्र 4000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इतना ही नहीं, इंडिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल है अग्नि 5, उसको भी इंटरसेप्ट करने के लिए आज चाइना के पास तरह तरह की मिसाइलें अवेलेबल हैं। इनफैक्ट चाइना की जो शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स हैं वो भी एक साइजेबल थ्रेट पेश करती हैं टू द कंट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज चाइना के पास असल में इन्वेंट्री ही काफी बड़ी हो चुकी है। तो ये आपका तीसरा कारण बनता है, बिकॉज चाइना की इन्वेंट्री इतनी बड़ी है तो इंडिया को यहां पे डेफिनेटली एक डर बना रहता है। इसके अलावा जो ये वाली फोर्स है ये चाइना को किस तरीके से हेल्प करती है, मैंने आपको बताया अभी तक मिसाइलें केवल डेटरेंस की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब मिसाइलों को एक ऐसी पोजीशन में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वेयर दे कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन टैक्टिकल एडवांटेज इन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। एज्यूम कीजिए, मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। जैसे अभी लड़ाई शुरू होने वाली है, मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है, और चाइना ने लड़ाई शुरू होने के पहले ही इंडिया के क्रूशियल एसेट्स के ऊपर कई सारी मिसाइलों को दाग दिया। नॉर्मली क्या होता था कि अगर मान लीजिए चाइना के पास 10 मिसाइल हैं, इंडिया के पास 10 मिसाइल हैं, तो चाइना क्या करेगी, पहले कुछ मिसाइल दागेगी, इंडिया जवाब में एक मिसाइल दागेगी। लेकिन बिकॉज चाइना के पास एक रॉकेट फोर्स है तो ये 10-10 मिसाइल नहीं बल्कि चाइना ने एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स को दाग देना है। एंड चाइना अपनी मिसाइल फोर्स का एक ऑफेंसिव रूप से इस्तेमाल करेगी, preceded by an intense missile campaign targeting and crippling the vital military and civil infrastructure, जिसके चलते आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो लोग हैं ग्राउंड पे उनका मोराल लॉस हो जाएगा, और ऑब्वियसली जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाना शुरू हो जाएगा। सो इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस कि इंडिया के पास भी इस तरह की फोर्स जो है वो डेवलप होनी जरूरी है, सो दैट हम भी मिसाइल्स को एक ऑफेंसिव की तरह इस्तेमाल कर सकें, सो दैट हम भी कल को चाइना की या फिर किसी भी दुश्मन की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल टारगेट सच एज दी कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नोड्स, एयर मिसाइल डिफेंसेस, एयर बेसिस, इन सबको टारगेट करने की क्षमता रख सकें। नाउ इसमें आप देखिए कि अगर मान लीजिए चाइना इस तरह का कोई ऑफेंसिव टारगेट करता है, इसमें जो पूरी की पूरी इंडिया का रिस्पांस होगा वो क्या होगा कि हम लोग अपनी आर्मी को मोबिलाइज करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी आर्मी वहां पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी जितना अच्छा काम वहां पे मिसाइलों ने किया है। सो इसके चलते द बिग क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क ourselves over here is कि इसी सिनेरियो को एनालाइज कीजिए कि अगर हमारे पास अपना खुद का क्रेडिबल कन्वेंशनल मिसाइल इन्वेंट्री होता तो क्या हमें आज इस तरह के युद्ध का कोई डर होता? क्या फिर भी चाइना हमारे मिसाइल अपने मिसाइल से हमें टारगेट करती, फुली अवेयर कि अगर वो ऐसा करेगी तो हम भी एक अच्छा रिस्पांस, एक तगड़ा रिस्पांस दे पाएंगे? दीज आर वेरियस रीजंस विच बेसिकली गो ऑन टू से कि जी हाँ, इंडिया को भी आज अपनी एक मिसाइल फोर्स, अपनी एक रॉकेट फोर्स तैयार करनी चाहिए। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया को अपनी रॉकेट फोर्स को तैयार करना चाहिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो आपको 55,000 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये वाले बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में ये वाले बैचेस शुरू होने वाले 29 दिसंबर से, इसमें जाकर आप लोग एनरोल कर पाएंगे और ये बैचेस आपको मेरे द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना आने वाले 2 जनवरी को, एंड देयर इज समथिंग बिग प्लान बाय अनअकैडमी ऑन द कमिंग न्यू ईयर, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड एज ऑलवेज मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक
Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.